हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, विच इज़ बैंकिंग इन इंडिया। एंड दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके लास्ट के दो टॉपिक्स रहते हैं, एक है पेमेंट बैंक्स, स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स हम कर रहे थे, तो उसमें हमने स्मॉल बैंक्स वाला टॉपिक कवर कर लिया था। पेमेंट बैंक वाला टॉपिक हम आज कवर करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर हमारी आ जाएगी प्रधानमंत्री जनधन योजना, और इसके साथ ही गोल्ड मोनेटाइजेशन, कुछ स्कीम्स है गोल्ड से रिलेटेड, वो हम कर लेंगे, और एक मुद्रा बैंक कर लेंगे, और इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। गॉट इट? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पेमेंट बैंक्स। पेमेंट बैंक्स क्या होती है? जो पेमेंट बैंक्स है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंक्रीज करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना, लोगों को स्मॉल सेविंग अकाउंट्स प्रोवाइड करना, जो माइग्रेंट लेबरर्स है उनको रिमिटांस सर्विसेज प्रोवाइड करना, पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना। माइग्रेंट लेबर्स मतलब कि कोई बंदा है, जैसे एमपी का कोई बंदा है, वो किसी और स्टेट में जाकर, सपोज वो हरियाणा में जाकर कोई भी लेबरर का काम कर रहा है, तो उसने अपनी होम स्टेट में जहाँ का वो है वहाँ पे उसकी फैमिली रहती है, वहाँ पे उसने पैसे भेजने हैं, तो वो कैसे भेजेगा? पेमेंट बैंक्स के थ्रू, राइट। इसके अलावा जो लो इनकम हाउस होल्ड्स है या स्मॉल बिजनेस है या कोई बाकी के अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, तो उनकी फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर आना, और साथ ही साथ मेन ऑब्जेक्टिव है हाई वॉल्यूम लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस करना। हाई वॉल्यूम लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है कि छोटी छोटी वैल्यू की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करना, जैसे कि 2000, 2500, 3000 की छोटी छोटी जो ट्रांजैक्शंस है, लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज़्यादा है लेकिन उसकी वैल्यू कम है, छोटी छोटी अमाउंट की बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करना। तो ये ऑब्जेक्टिव है पेमेंट बैंक्स का। पेमेंट बैंक का प्रमोटर कौन होगा? कोई भी नॉन बैंक पीपीआई हो गया, एनबीएफसी, कॉरपोरेट, कोई मोबाइल टेलीफोन कंपनी है, सुपरमार्केट चेन है, कोई रियल सेक्टर कोऑपरेटिव कंपनी है, या कोई पब्लिक सेक्टर एंटिटी है, कोई भी इसका प्रमोटर बन सकता है पेमेंट बैंक्स का, राइट। और इवन के जो पेमेंट जो बाकी के नॉर्मल बैंक्स होते हैं, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, वो भी इक्विटी ले सकते हैं पेमेंट बैंक्स की, राइट। और पेमेंट बैंक्स डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करेंगी। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स के साथ ये डील करेगी। जो इसकी इनिशियल, जब ये पेमेंट बैंक्स आई थी, तो इनिशियल जो इसकी लिमिट थी पर कस्टमर, वो थी 1 लाख रुपए की, कि पर कस्टमर 1 लाख रुपया जो है अपना यहाँ पे सेव करके रख सकता है। लेकिन बाद में इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही, तो आरबीआई ने इसकी जो पर कस्टमर लिमिट थी उसको इन्हांस कर दिया, बढ़ा दिया गया बाद में, राइट। इसके अलावा जैसे हमने देखा कि इसका काम क्या है, रिमिटांस सर्विसेज प्रोवाइड करना, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करना, इंटरनेट बैंकिंग, ये सारे इसके काम है जिसके साथ ये डील करेगी। स्मॉल बैंक्स की तरह पेमेंट बैंक्स में भी जो इसका प्रमोटर होगा, उसका जो भी काम है बाकी का, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज जो भी वो काम कर रहा है, उसका पेमेंट बैंक्स के साथ कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, रिंग फेंस्ड होना चाहिए। मतलब उसका जो दूसरा बिजनेस है वो अलग काम करेगा, पेमेंट बैंक जो है वो अलग अपना काम करेगी। नाम से पता चल रहा है पेमेंट बैंक है, तो यहाँ पे कोई भी क्रेडिट लैंडिंग जो है वो अलाउ नहीं होती। टोटल नंबर ऑफ पेमेंट बैंक्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ पेमेंट बैंक्स है 6, राइट। नेक्स्ट चलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है गवर्नमेंट के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना है। इसमें वो लोग आते हैं जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन में लेकर आना, उनके बैंक अकाउंट्स ओपन करना। जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना, उन तक फाइनेंशियल सर्विसेज को पहुंचाना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। तो इससे रिलेटेड गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई थी, जिसका बहुत सारी स्कीम्स लेकर आई है, एक तो नहीं है, जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
तो इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम है फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड, दैट इज प्रधानमंत्री जन धन योजना, PMJDY, प्रधानमंत्री जन धन योजना। कब लॉन्च हुई थी? अब ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस करा था 15 अगस्त 2014 के अंदर। रेड फोर्ट में इसको अनाउंस करा था 15 अगस्त को, राइट। उसके बाद इसको लॉन्च किया गया था 28 अगस्त 2014 में, इसको लॉन्च कर दिया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमारी कंट्री के जो अनसर्व्ड लोग हैं, जो अनसर्व्ड पॉपुलेशन है, उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज करना, उनके बैंक अकाउंट्स ओपन करना, राइट। इस योजना के अंदर क्या आता है कि जो एवरी हाउस होल्ड है, हर हाउस होल्ड का एक बैंक अकाउंट, मिनिमम एक बैंक अकाउंट होना ही चाहिए। लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी देना, उनको क्रेडिट इंश्योरेंस का एक्सेस देना, लोगों तक पहुंचाना, और जो बेनिफिशियरीज होंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर, जो बेनिफिशियरीज होंगे उनको रुपे डेबिट कार्ड जो है वो दिए जाएंगे, जिसके साथ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाएगा, जिसका 1 लाख तक का कवर होगा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का, राइट। इसके साथ ही वो लोग जिन्होंने 15 अगस्त 2014 से लेकर 26 जनवरी 2015 के बीच में बैंक अकाउंट्स ओपन किए थे, उनको लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया गया था। कितना? 30,000 तक का। जिन्होंने जो भी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था इस योजना का, उसको मीट किया और 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी 2015 के बीच में, इस टाइम पीरियड के बीच में बैंक अकाउंट्स ओपन किए थे, उनको 30,000 तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया गया था, राइट। अब जब ये योजना आई थी, उसके बाद 23 अगस्त से लेकर जो भी आगे वीक शुरू हुआ था, उस वीक के अंदर सबसे ज़्यादा बैंक अकाउंट्स ओपन किए गए थे, और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बैंक अकाउंट्स ओपन किए गए थे। इसीलिए ये जो योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका नाम आ गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर, राइट। इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी आ चुका है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में। गोल्ड नवंबर 2015 में हमारी गवर्नमेंट लेकर आई थी गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। 2 गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स थी, एक थी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और दूसरी थी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? 2 ऑब्जेक्टिव थे। एक तो था कि फिजिकल गोल्ड की डिमांड को कम करना। फिजिकल गोल्ड मीन्स कि जो हम दुकान पे जाकर गोल्ड खरीदते हैं और अपने घर पे रख लेते हैं बंद करके, तो फिजिकल गोल्ड की डिमांड को कम करना। और दूसरा क्या है कि जो गोल्ड हम हर साल इंपोर्ट करते हैं और लोग उसको खरीद कर घर पे रख लेते हैं, उसकी जगह पे जो गोल्ड हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हम फाइनेंशियल सेविंग्स में यूज़ करें। तो ये ट्विन ऑब्जेक्टिव थे ये दोनों स्कीम्स के। तो आप एक एक करके दोनों स्कीम्स को देखते हैं। पहले देखते हैं फर्स्ट स्कीम जो हमारी है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में क्या होता है? इसमें गोल्ड बॉन्ड्स दिए जाते हैं। आरबीआई इशू करती है गोल्ड बॉन्ड्स ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो गोल्ड बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं ये डीमैट फॉर्म में भी होते हैं और पेपर फॉर्म में भी होते हैं। मतलब अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो वो डीमैट फॉर्म में होंगे, एक आप फॉर्म फिल करोगे और उसमें से आप जो गोल्ड बॉन्ड्स है वो बाय कर लोगे, या फिर पेपर फॉर्म में होंगे, आप जाओगे और आरबीआई पेपर फॉर्म में आपको एक पेपर दे देगी, उसके ऊपर जितना भी आपने गोल्ड खरीदा है वो सारा कुछ इसमें मेंशन होगा, जो भी उसकी वैल्यू है, राइट। तो आपको एक पेपर की फॉर्म में गोल्ड मिलेगा, फिजिकल फॉर्म में आपको गोल्ड यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आप सच में गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप बाकी जैसे ज्वेलरी वगैरह बनाकर हमारे इंडिया में रखते हैं, अगर आपको ज्वेलरी नहीं बनानी है, गोल्ड में वैसे ही इन्वेस्ट करना है, आपको है कि गोल्ड की जो वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ती है तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो है वो बाय कर सकते हो। इसकी मैक्सिमम मिनिमम लिमिट भी है। कितनी है? मिनिमम लिमिट है 2 ग्राम्स और मैक्सिमम लिमिट है 500 ग्राम्स। मैक्सिमम कितनी है? 500 ग्राम्स और मिनिमम कितनी है? 2 ग्राम्स। सपोज आपने 10 ग्राम
जो है सोना जो है वो आपने खरीद लिया, 10 ग्राम के आपने बॉन्ड्स खरीद लिए, गोल्ड बॉन्ड्स खरीद लिए, राइट। अब जब आपने ये 10 ग्राम का बॉन्ड ये खरीदा है तो इस टाइम पे इसकी जो वैल्यू है, सपोज लेट्स से फॉर एग्जांपल इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 लाख की है, राइट। और उसके बाद 10 साल के बाद ये जो गोल्ड आपने बाय किया था इसकी वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, 5 लाख से हो गई 7 लाख, राइट। तो अब बेनिफिट क्या होगा, यहाँ पे आपको इसमें एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा पर एनम। 2015-16 में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो था 2.75। अब देखो आपने गोल्ड बॉन्ड खरीदा है तो आपको पर एनम 2.75% इस पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, जो कि हर 6 महीने के बाद हाफ ईयरली जो है आपको मिल जाएगा इस पे इंटरेस्ट। और जो बाकी गोल्ड की कीमत बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग मैच्योरिटी पे आपको पैसा मिल ही जाएगा। जितना भी 10 ग्राम गोल्ड की कीमत बढ़ेगी, जिस हिसाब से बढ़ेगी, जैसे आज की डेट में 5 लाख है और 10 साल बाद उसकी गोल्ड की कीमत बढ़ के 5 लाख की जगह 7 लाख होगी, वो 7 लाख तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस मुझे पर एनम 2.75% का इंटरेस्ट जो है ये मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा। और सरकार को क्या फायदा होगा, सरकार का जो फिजिकल गोल्ड है वो सर्कुलेशन में आ जाएगा, हमारी तिजोरियों में बंद नहीं होगा। और इसमें जो गोल्ड बॉन्ड्स है इसका टेन्योर कितना है, 8 ईयर्स का, 8 ईयर्स का टेन्योर होगा। और जो एग्जिट की ऑप्शन आपको मिलेगी वो 5th ईयर ऑनवर्ड मिलेगी, मतलब 5 साल तक आप इस स्कीम से एग्जिट नहीं कर सकते, 5 साल के बाद आपको ज़रूरत है तो आप एग्जिट कर सकते हो, राइट। जो भी KYC नॉर्म्स इसमें होंगे वो सेम होंगे जो गोल्ड के होते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएगी। और जैसे ही मैच्योरिटी टाइम आएगा, मैच्योरिटी टाइम पे जो भी वैल्यू होएगी उस टाइम पे गोल्ड की, उसके इक्विवेलेंट वैल्यू आपको मिल जाएगी, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में क्या होता है, इसमें होता है कि जो आपके पास गोल्ड पड़ा है, किसी भी फॉर्म में पड़ा है, जो मोस्टली इंडिया में जो हमारे पास गोल्ड होता है वो ज्वेलरी फॉर्म में ही होता है। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी गोल्ड हमारे पास पड़ा है वो हम दे देंगे। किसको देंगे, जो भी सर्टिफाइड सेंटर्स है, जो भी सर्टिफाइड सेंटर्स है उनको हम देंगे। और बदले में हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक पेपर मिल जाएगा, राइट, जिसमें जो भी गोल्ड हमने दिया है वो सारा उस पर जो है डिटेल दी जाएगी। अब इसमें क्या होता है, सर्टिफाइड सेंटर्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सर्टिफाइड सेंटर्स कौन से हैं, CPTC, कलेक्शन प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर्स। मतलब जब हम अपना गोल्ड देंगे तो वहाँ पे उसका प्रॉपर प्योरिटी टेस्टिंग होएगी और उसके बाद हमसे गोल्ड ले लिया जाएगा, राइट। तो ये कस्टमर से गोल्ड कलेक्ट करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक्स। इसमें जो मिनिमम क्वांटिटी होएगी गोल्ड की, गोल्ड किसी भी फॉर्म में, ज्वेलरी की फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो जो मिनिमम क्वांटिटी आप डिपॉजिट करवा सकते हो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर वो कितनी है, वो है 30 ग्राम्स की। और मैक्सिमम लिमिट कोई भी नहीं है, अपर लिमिट कोई नहीं है, मिनिमम लिमिट कितनी है, 30 ग्राम की है। 30 ग्राम गोल्ड आप दे सकते हो, मिनिमम लिमिट है 30 ग्राम, 30 से ज़्यादा 40-50 कितना भी आप दे सकते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक गोल्ड सेविंग अकाउंट आपका खुल जाएगा बैंक में। जैसे ही आप जाकर गोल्ड दोगे तो आपका बैंक में एक गोल्ड सेविंग अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा बैंक के अंदर, राइट। और ये जो गोल्ड दिया जाएगा ये इसका अलग अलग टाइम पीरियड होगा, शॉर्ट टाइम के लिए भी आप दे सकते हो, मीडियम टर्म के लिए भी दे सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए भी। शॉर्ट टर्म 1 to 3 ईयर्स का होगा, मीडियम 5 to 7 का एंड लॉन्ग 12 to 15 ईयर्स का। अब इसमें ड्रॉबैक क्या है, हमारे इंडिया में जो गोल्ड होता है वो मोस्टली ज्वेलरी की फॉर्म में होता है। ज्वेलरी में अभी क्या होता है, हम जो इंडियन लोग हैं हमारे इमोशंस होते हैं कि जैसे हमारी दादी ने दिया है, परदादी ने दिया है, तो वो आगे की आगे चलता जाता है। जैसे मूवीज में होता है ना, कंगन है दादी की परदादी की निशानी है, वैसा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप गोल्ड इनको दे दोगे, इस सेंटर को CPTC को दे दोगे, तो उसके बाद ये क्या करेंगे, ये उस गोल्ड को रिफाइनर्स के पास भेजेंगे और उसको मेल्ट करके वो जो गोल्ड होगा उसकी एक गिन्नी बना दी जाएगी। मतलब जब आपको वापस मिलेगा वो गोल्ड तो वो ज्वेलरी की फॉर्म में नहीं मिलेगा, या तो आपको पैसे मिल जाएगी इक्विवेलेंट अमाउंट के, या फिर आपको जो गोल्ड मिलेगा वो एक गिन्नी की फॉर्म में या किसी भी जैसे बिस्किट वगैरह होते हैं उस फॉर्म में मिलेगा गोल्ड, आपको ज्वेलरी की फॉर्म में वापस गोल्ड नहीं मिलेगा। तो ये इसका ड्रॉबैक है। और इसमें भी इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, 2020-21 में जो इंटरेस्ट रेट था गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का वो था
2.25% का, राइट। ये 2.25% का था शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए था 2.5% का, राइट। अब इसमें क्या है, इसमें जो है शॉर्ट टर्म में क्या दिया जाता था, शॉर्ट टर्म में कैश भी वापस मिल सकता था, गोल्ड भी मिल सकता था, जो आप शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप लॉन्ग या मीडियम टर्म में यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ कैश ही वापस दिया जाएगा, गोल्ड वापस नहीं दिया जाएगा। अब कैश कितना दिया जाएगा, कैश जो भी गोल्ड की उस टाइम पे वैल्यू है। सपोज आपने 40 ग्राम गोल्ड जो था वो दिया था, राइट। तो 40 ग्राम गोल्ड की जो भी वैल्यू रहेगी उस टाइम पीरियड के बाद, 5, 7, 10, 12 साल के बाद जो भी 40 ग्राम की वैल्यू होगी उसके इक्विवेलेंट आपको कैश जो है वो दे दिया जाएगा, राइट। जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको मिलता रहेगा एनुअली, जो भी इसका इंटरेस्ट रेट है, राइट। तो इसका मेन एम क्या है, ये जो स्कीम गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, इसका मेन एम है कि जो आइडल गोल्ड पड़ा है लोगों के घरों में या टेम्पल्स में या कहीं पे भी, जो गोल्ड ऐसे ही जो तिजोरियों में बंद करके रखा है उसको सर्कुलेशन में लाना, राइट। नेक्स्ट चलते हैं मुद्रा बैंक पे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। मुद्रा बैंक, अगर हम बात करें लार्ज इंडस्ट्रीज की, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो एम्प्लॉयमेंट देती है 1.25 करोड़ लोगों को, लेकिन वहीं पे अगर हम माइक्रो यूनिट्स की बात करें, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, वो देती है एम्प्लॉयमेंट अप्रॉक्सीमेटली 12 करोड़ लोगों को। तो अब देखो यहाँ पे बड़ी यूनिट्स जो है वो एम्प्लॉयमेंट दे रही है 1.25 करोड़ को, और जो छोटे यूनिट्स है, माइक्रो यूनिट्स है, वो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं 12 करोड़ जो है लोग उनको दे रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये जो माइक्रो यूनिट्स है इन पे ध्यान देने की जरूरत है, ऑब्वियसली जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग इनमें जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट इनसे जुड़ा हुआ है। तो इन माइक्रो यूनिट्स के लिए ही ये स्कीम लाई गई थी जिसका नाम था मुद्रा बैंक। जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको लोन की जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, राइट। और लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये जो मुद्रा बैंक स्कीम आई थी, ये आई थी अप्रैल 2015 के अंदर लॉन्च करी गई थी, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी थी। इसकी फुल फॉर्म क्या है मुद्रा की, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। रीफाइनेंस, अब देखो नाम से पता चल रहा है कि ये रीफाइनेंस का काम करती है। रीफाइनेंस का मतलब क्या होता है कि किसी ने अगर पहले लोन ले रखा है और दोबारा फिर से वो लोन ले सकता है अंडर मुद्रा बैंक, राइट। तो ये वाली जो स्कीम थी, इसका पहले जब ये इनिशियली लॉन्च हुई थी तो उस टाइम पे इसका नाम था PMMY, प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना। तो इसके फीचर्स क्या है मुद्रा बैंक के, तो इसके अंदर जो माइक्रो यूनिट्स है उनको 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। रीफाइनेंस के अंडर कितना लोन दिया जाएगा, 10 लाख तक का, राइट। कौन दे सकता है, कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक होगी, NBFC, RRB, कोई भी बैंक से आप लोन ले सकते हो मुद्रा बैंक के थ्रू। मुद्रा बैंक जो है वो खुद लोन प्रोवाइड नहीं करवाती, ये रीफाइनेंस रूट के थ्रू आप इन बैंक से लोन ले सकते हो। सपोज कोई भी माइक्रो यूनिट्स है, उसने किसी बैंक से लोन लिया है, सपोज किसी SBI से लोन ले रखा है पहले, राइट, 10 लाख तक का इसने लोन ले रखा है पहले SBI से। अब उसको लग रहा है कि अब कहीं और बैंक से, सपोज कोई दूसरी बैंक है, PNB बैंक है, उनको लग रहा है कि PNB बैंक जो है हमें अभी सस्ता लोन दे रही है, SBI में महंगा था। तो अब ये क्या करेंगे, दोबारा PNB बैंक के पहले SBI से 10 लाख का लोन माइक्रो यूनिट ने ले रखा है, दोबारा फिर से लोन लेना है, रीफाइनेंस मतलब दोबारा फिर से लोन लेना है। तो ये PNB के पास जाएंगे, PNB बोलेगा कि आपने पहले SBI से लोन दे रखा है, वो वापस नहीं कर रहे, हमारा लोन कहाँ से वापस करोगे। तो ये जो माइक्रो यूनिट है ये मुद्रा के थ्रू जो है वो लोन लेगी PNB से। मुद्रा बोलेगा कि कोई बात नहीं, आप लोन दे दो, अगर ये जो है माइक्रो यूनिट लोन नहीं चुका पाती तो हम आपका जो लोन है वो दे देंगे, राइट। तो रीफाइनेंस के अंडर अब इन्होंने PNB से लोन ले लिया, हो सकता है ये लोन लेकर वो SBI का उधार चुका दे या अपना कोई भी जो काम है छोटे मोटे का, जो माइक्रो यूनिट्स है जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं उसको चलाने के लिए ये यूज कर लें, राइट, किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लोन दिए जाते हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है शिशु
जो कि शॉर्ट टर्म लोन्स, जो कि मतलब स्मॉल अमाउंट के लोन्स होते हैं। दूसरे किशोर जो कि मीडियम अमाउंट के लोन होते हैं। और तीसरे हैं तरुण, जो थोड़ी बड़ी अमाउंट के लोन होते हैं। बहुत बड़ी अमाउंट करोड़ों में नहीं होते, लाखों में ही होते हैं। जो शिशु कैटेगरी के लोन है वो होते हैं अप टू 50,000, 50,000 तक के जो लोन दिए जा रहे हैं वो शिशु कैटेगरी में आते हैं। किशोर में आते हैं 50,000 से 5 लाख तक के, और तरुण के अंदर आते हैं 5 लाख से 10 लाख तक के लोन, राइट। और इस स्कीम के थ्रू बहुत सारे जो छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स के ट्रेडर्स हो गए, वो इस स्कीम के अंडर कवर होते हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, बड़े लेवल के जो लोन है, वहाँ पे रीफाइनांस का जो काम है इस स्कीम के अंडर नहीं होता, राइट। और यहाँ पे कोई इंटरेस्ट रेट भी फिक्स इंटरेस्ट रेट नहीं होता। टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो चेंज करती रहती है यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और एज सच डायरेक्टली यहाँ पे कोई जनरल सब्सिडी जो है वो ऑफर नहीं करी जाती इंटरेस्ट रेट्स पे। हाँ, अगर किसी और गवर्नमेंट स्कीम के साथ लिंक्ड है तो उस केस में सब्सिडी हो सकती है, बट डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाती। अब हुआ क्या, ये लोन जो है वो तो सरकार दे रही है। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे हमने देखा कि मुद्रा लोन्स के चलते हुए जो बैंक है उनके एनपीएस बहुत बढ़ने लगे हैं, राइट। एनपीएस, अब ये जो अमाउंट है, कितने एनपीएस बढ़े हैं, अब ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, पुराना डाटा है। बट इतना याद रख लेना कि मुद्रा लोन्स के चलते हुए जो बैंकों के एनपीएस है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुए हैं। अब ये डाटा है कि कितने मुद्रा लोन्स सैंक्शन किए गए हैं, कितनी अमाउंट के कितने मुद्रा लोन्स सैंक्शन किए गए हैं। 22.53 करोड़ लोन्स जो है वो सैंक्शन किए गए हैं मुद्रा के अंडर। और कितने अमाउंट के किए गए हैं, 11.51 लाख करोड़ अमाउंट के जो लोन्स है वो सैंक्शन किए गए हैं। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें भी जो 70% बेनिफिशियरीज थी वो कितनी कौन थी, वो विमेन थी। 7% बेनिफिशियरीज विमेन थी यहाँ पे, राइट। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 12 खत्म होता है। Hope you like this video. If you like this video, then please like, share and subscribe the channel. Thank you. Bye bye and have a nice day.